हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7th की स्टार्ट कर रहे हैं हम बुक, और हिस्ट्री की बुक हमने स्टार्ट कर दी है। उसका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। आज हम अपनी ज्योग्राफी यानी कि हमारी एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट जो कि हमारी ज्योग्राफी की बुक है, उसका हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा एनवायरनमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण। हम इसकी बात करेंगे। इससे पहले भी हम थोड़ा बहुत पर्यावरण के बारे में कुछ हद तक जानते हैं। हमने अपनी क्लास 6 की अपनी ज्योग्राफी में हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ लिया था। कई चीज़ें हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हमने कुछ टॉपिक्स भी उसमें पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। एक कहानी से स्टार्ट होती है। एक बच्चा है स्कूल का जो अपनी वेकेशन ख़त्म करके अपने स्कूल उसने ज्वाइन किया है, और नोटिस करता है कि उसके बगल में, स्कूल के बगल में जो था, वह एक प्लेग्राउंड था, उसमें खुदाई हो गई। इसको पूरा ग्राउंड को पूरा खोद दिया गया, और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें कई सारे फ्लैट्स होंगे। रवि काफ़ी उदास हो गया, उसके आंसू निकल आए जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका पूरा बड़ा सा प्लेग्राउंड जो था, जहाँ पर मुलायम घास थी, जहाँ पर मैरीगोल्ड के फूल थे, तितलियाँ थीं, ये सब गायब हो जाएंगी हमेशा के लिए। उसने अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर करा अपने क्लासमेट्स के साथ, और असेंबली में भी जो थे उसके प्रिंसिपल जो हैं वो काफ़ी उदास हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऑब्जर्व करा कि उनका एनवायरनमेंट जो है वो आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। अब उसने ये वर्ड सुना है एनवायरनमेंट, और इसी के ऊपर उसने सवाल करा अपने क्लास में टीचर से, और पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर कहती हैं कि जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो सब हमारा एनवायरनमेंट होता है। रवि ने सोचा कि इसका मतलब ये है कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स जो क्लासरूम में पड़ी हुई हैं, इवन जो ओपन फील्ड है, जो सड़कें हैं, जो गार्बेज है, मेरे दोस्त के, रवि के जो दोस्त हैं, ये सब जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। टीचर बोली हाँ बिल्कुल, ये सब आपके एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं, लेकिन ये जो हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें से जो हैं, यानी कि जो भी उसने बताए हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नेचर के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा बनाई हुई हैं। जैसे कि ये पहाड़, माउंटेन्स, नदियाँ, रिवर्स, ट्रीज, पेड़, एनिमल्स, जानवर, ये सब जो हैं वो नेचर की क्रिएशन है। जबकि दूसरी जो है वो लोगों ने बनाई हुई है, यानी कि वो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है हम कहा जाए तो। एग्जाम्पल जैसे कि सड़कें हो गई, रोड्स हो गई, कार्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, क्लोथ, कपड़े, बुक्स, किताबें, ये सब जो हैं वो मेड बाय पीपल हैं। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे दी है यहाँ पर करने के लिए कि पेयर्स में आप लोग काम करें और लिस्ट बनाएं क्लासमेट के साथ मिलके एक दूसरे के साथ कि क्रिएशंस ऑफ नेचर कौन कौन सी हैं और ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएशन कौन कौन सी हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट की यहाँ पर एक कॉलम दे रखा है छोटा सा, इसको देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो कि हमें एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए, पानी प्रोवाइड करता है हमें पीने के लिए, और खाना प्रोवाइड करता है हमें, फूड प्रोवाइड करा जाता है, फूड हमें मिलता है खाने के लिए, और हमें ज़मीन मिलती है जहाँ पर हम रहते हैं। अब इस पूरे एनवायरनमेंट को ह्यूमन ने जो है वो कैसे मॉडिफाई कर दिया है, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को। सब पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट ही तो है, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी हमें पीने को मिल रहा है, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, हमें खाने को जो सब्जी वगैरह मिल रही हैं, जो फल मिल रहे हैं हमें, ये सब नेचर की क्रिएशन है। ठीक है, तो ये इसको कैसे ह्यूमन जो है वो मॉडिफाई कर रहा है इस पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसके बारे में आंसर दिया है कि कार फ्यूम्स पोल्यूट करती हैं एयर को, गाड़ियों के धुएं, गाड़ियों का ही नहीं बल्कि फैक्ट्रीज हैं, और जो भी हवा में जो भी स्मोक, जो इंडस्ट्रीज की जो स्मोक निकलती हैं, जो गाड़ियों के धुएं हैं बेसिकली, और इवन पेड़ों को काटने के बाद हमारा जो एक तरीके से एटमॉस्फेयर, जो हमारी एयर जो है पॉल्यूट हो रही एक तरीके से, वो भी सब इसी में इंक्लूड हो जाती है। पानी जो है वो हम पॉट्स में कलेक्ट कर लेते हैं, पानी पॉट्स में कलेक्ट कर लेते हैं। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, बर्तनों में जो है वो खाना सर्व करा जा रहा है। ज़मीनों पे जो है वो बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। ये सब मॉडिफाई कर रहे हैं हम इस तरीके से चेंजेस एनवायरनमेंट को, वो इस तरीके से कर रहे हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि मॉडिफिकेशन करने का मतलब एक तरीके से ये नहीं कि इसको किसी को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। मॉडिफाई करने का मतलब यानी यहाँ पर ये है कि हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही चीज़ में चेंजेस ला रहे हैं। अब जैसे हमें फैक्ट्रीज बनानी है,
हमें जो है वो डेवलपमेंट करना है तो भाई ज़मीन पे तो फैक्ट्री खड़ी होगी, तो वो हमें ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई पानी, अब पानी बह रहा है, हर कोई जाके नदी में जाके तो पानी नहीं ले सकता, तो वो पानी पॉट में कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा एनवायरनमेंट मॉडिफाई हुआ। ठीक है, खाना जो सर्व होता है वो वेसल्स में होता है, हाथ में लेके तो नहीं खाएंगे, या पत्तों का इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं, जैसे पहले पुराने टाइम पे इस्तेमाल होते थे कि केले के पत्तों पे खाना सर्व हो रहा है, तो वैसा नहीं। तो हम बर्तन बना रहे हैं, उसमें हमें डिफरेंट मेटल्स हम इस्तेमाल करते हैं वेसल्स को बनाने के लिए, तो हम एनवायरनमेंट को ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, इंसान जो है वो गाड़ियाँ बना रहा है, मिल्स और फैक्ट्रीज को जो है वो सेटअप कर रहा है, और कंटेनर्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये जो है वो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी चीज़ में चेंजेस ले आना, और किसी चेंज में क्या, एनवायरनमेंट में चेंजेस ले आना ही जो कहलाता है वो मॉडिफिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी है करने के लिए कि कैन रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा ये काफ़ी एक्साइटेड थे उस लिस्ट के बारे में जिसमें ऊपर कहा गया था कि आप नेचर की जो क्रिएशन है और जो ह्यूमन बींग्स की जो क्रिएशन है उनकी लिस्ट बनाइए। उसके लिए ये 5 बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, एक सवाल पूछ लिया भाई इकबाल ने सवाल पूछ लिया कि भाई हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। तो भाई जवाब आता है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारी ज़रूरतें हैं और वो हमारी ज़रूरतें जो है वो दिन बर दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, और इसीलिए जो है वो हम मॉडिफाई कर रहे हैं। वी देयरफॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग, हम कभी कभार मॉडिफाई कर लेते हैं चीज़ को, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि मॉडिफिकेशन जो कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, और कभी कभार हम चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। भाई फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन निकल रहा है हवा में, वो हवा में ही निकल सकता है, इसके अलावा और कोई सोर्स है नहीं उसका। ठीक है, तो वो पॉल्यूशन हम उसमें क्रिएट कर रहे हैं हवा में। दूसरी चीज़, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स निकल रहा है, उसको सीधे पानी में जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो पानी हमारा जो है वो गंदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने प्लांट में तो रखेंगे नहीं सारा वेस्ट मटेरियल जो भी है, तो वो हम उसको पॉल्यूट भी कर रहे हैं इस तरीके से। और मॉडिफाई करने का मतलब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस भी ला रहे हैं। तो कभी कभार हम मॉडिफाई भी करते हैं और कभी कभार हम चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं, अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को। द टीचर ने ये जवाब दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर एक इमेज दे रखी है, ये कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। इसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स दे रखे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में 3 हैं, एक तो ह्यूमन मेड है, एक नेचुरल है, और तीसरा ह्यूमन है। अब देखिए, नेचुरल में हमने बायोस्फीयर हो गया हमारा। बायोस्फीयर बेसिकली क्या है, एक लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, जहाँ पर आपको लैंड, एयर और वाटर तीनों एक ही जगह मिल जाएंगे, वो आपका कहलाएगा बायोस्फीयर। एक लेथोस्फीयर का एरिया, यानी कि जो ज़मीनी हिस्सा हो गया वो हमारा लेथोस्फीयर हो गया, जो हमारा क्रस्ट है एक तरीके का, जो रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है, एक पतली सी थिन लेयर के साथ बना हुआ है सॉइल की, वो हमारा हो गया लेथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर सारा का सारा एटमॉस से जुड़ा हुआ है, सारी एयर से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपके डिफरेंट गैसेज आती हैं, वाटर वेपर्स आते हैं, वो सब इसमें, वाटर वेपर्स नहीं आते सॉरी, इसमें सारी डिफरेंट जो भी गैसेज हैं हमारे सराउंडिंग में वो सब इसमें आ जाती हैं एटमॉस्फेयर में, जो एयर से रिलेटेड हो गई। फिर उसके बाद वाटर में आ जाएगा यानी हाइड्रोस्फीयर, पानी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, चाहे वो ओशन का पानी हो, चाहे वो रिवर का पानी हो, चाहे वो सीज का पानी हो, चाहे वो लेक्स का पानी हो, पॉन्ड का पानी हो, अंडरग्राउंड पानी हो, ये सब हमारा जो है वो हाइड्रोस्फीयर से जुड़ा हुआ होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था क्लास 6 की एनसीईआरटी में, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी तो। फिर दूसरा कंपोनेंट है हमारा ह्यूमन मेड का, जिसमें बिल्डिंग्स है, ये सब हमारे ह्यूमन मेड बनाए हुए हैं। ये बिल्डिंग्स ह्यूमन से बनाई है, पार्क्स ह्यूमन से बनाए हैं, ब्रिजेस ह्यूमंस के हैं, रोड्स, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सब जो है वो ह्यूमंस की एस्टेब्लिशमेंट करी हुई, ह्यूमन से इन सबको मैन्युफैक्चर किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। फिर आते हैं ह्यूमन का कैसे इंटरेक्शन है। ह्यूमन का अपने आप में भी एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है, पूरी फैमिली का इंटरेक्शन है, कम्युनिटी का है, रिलीजन का है, एजुकेशनल का है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल सिचुएशन, इस तरीके से पूरा सब में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट। इंडिविजुअल में भी ह्यूमन आता है, फैमिली में ह्यूमंस हैं, कम्युनिटी में ह्यूमन है, रिलीजन में है, एजुकेशन में ह्यूमंस हैं, इकोनॉमिक्स में ह्यूमन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब में पूरा एक ह्यूमन कंपोनेंट हमारा एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक कंपोनेंट का मैप है, बखूबी आपको इसमें यहाँ पर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन से हम समझ सकते हैं कि जो प्लेसेस, पीपल और थिंग्स होती हैं, जो नेचर है, तो हमें जो सराउंड करा हुआ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो हमारा कहलाता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, हम इस पूरे ऊपर के कन्वर्सेशन से ही समझ चुके हैं कि जो भी जगह है, लोग हैं और जो चीज़ें हैं नेचुरल हैं, जो हमें सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से सराउंड करे हुए, वो सब हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट होता है। अब ये जो है वो कॉम्बिनेशन है, इसमें कॉम्बिनेशन है
नेचर का और ह्यूमन मेड फिनोमिना का पूरा एक कॉम्बिनेशन, यानी इस एनवायरनमेंट में नेचुरल भी आते हैं और ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स भी इसमें फिनोमिनन आते हैं। जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो रेफर करता है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन विद ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है वो बात ये कही गई है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, वो रेफर करता है दोनों तरीके से, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस से जुड़ा हुआ होता है। बायोटिक कंडीशंस क्या होती हैं? बायोटिक कंडीशंस वो होती हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्लांट और एनिमल्स ये सब हमारे लिविंग हैं, यानी ये सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं, तो ये बायोटिक हो गए। दूसरा होता है एबायोटिक, जो कि नॉन लिविंग होता है, यानी कि जो सांस नहीं लेते हैं, जो सरवाइव नहीं करते हैं, जैसे कि जमीन सरवाइव नहीं करती है, तो ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन को रेफर करता है नेचुरल एनवायरनमेंट, जो एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ पर जो एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो होता है वो इन एक्टिविटीज को रिवील कर लेता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का अपन रिवील करने का मतलब कि इन एक्टिविटीज का वो इस्तेमाल करता है, लैंड का, जमीन का, और आपका जो ये प्लांट और एनिमल्स हैं इनका आप इस्तेमाल करते हैं, इनकी एक्टिविटीज को आप रिवील कर लेते हैं, उस तरीके से क्रिएशन कर लेते हैं, और इंटरेक्शन रहता है ह्यूमन बींग्स के साथ में। तो सारा चीजें ये पूरी एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक जुड़ के आपका यहाँ पर ही नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब है क्या चीज नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने से पहले यहाँ पर जो एक डेफिनेशन दे रखी है, एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करा गया है कि एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से आया है। एनवायरनमेंट वर्ड जो है वो बेसिकली जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है, जिसका नाम है एनवायरनर। एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड, यानी अपना आस पड़ोस बेसिकली कहा जाए, सराउंडिंग से हमें कहेंगे तो एनवायरनर जो का मतलब होता है नेबरहुड, और इसी से वर्ड निकल कर आया है एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के वर्ड को दिया था थॉमस क्रायल ने। स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ड दिया था थॉमस कार्ल ने इस वर्ड को दिया था एनवायरनमेंट के, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट हमारा हो गया। अब इसी को हम जोड़ते हैं नेचुरल के साथ। तो नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक, और प्राकृतिक का मतलब जो हो गया जो भी हमारे प्राकृतिक चीजें हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं, वो सब हमारी जो होंगी वो नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाई जाएंगी, ठीक है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं कि लैंड, जमीन, पानी, हवा, प्लांट और जानवर, यानी पौधे और जानवर, ये सब कंप्राइज करते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से। हम फेमिलियर हैं टर्म से लिथोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इन चारों को जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब करा गया था क्लास 6 की ज्योग्राफी की वीडियोस में, चैप्टर में हमने कवर करा था, उसको आप जरूर देखिएगा। अभी हम थोड़ा सा इसमें और आगे भी डिटेल करेंगे, आगे डिटेल में समझेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं कि लिथोस्फीयर कह रहे हैं कि वो एक सॉलिड क्रस्ट होता है, हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल से ये कवर्ड होती है, और थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर होती है, रॉक्स और मिनरल से ये बनी हुई होती है। इररेगुलर सरफेस है, आपको वेरियस लैंडफॉर्म्स मिल जाएंगे, कहीं पर माउंटेन्स है यानी उठा हुआ एरिया है, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं आपके, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, ये काराकोरम हो गया, K2 हो गया, इसके अलावा और जितने भी जो माउंटेन्स हैं वो सब हैं, जब वो भी एक सरफेस ही है हमारी, ठीक है। प्लेट्यूज हो गए, पठार के इलाके हो गए, जो बेसिकली जो मालवा प्लेटो है, जो डेक्कन प्लेटो है, उसकी बात है यहाँ पर। जो कुछ प्लेन्स एरिया हैं, समतल इलाके जहाँ पर ग्रासलैंड एरियाज हम कह सकते हैं, कुछ वैलीज हैं हमारी, वो सब हमारी जो है कुछ ये जगह बताई गई हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, कहीं पर ऊंची है, कहीं पर बहुत ऊंची हैं, कहीं पर बिल्कुल धसी हुई हैं, कहीं पर जो है वो बिल्कुल समतल हैं। तो ये लैंड फॉर्म्स हैं हमारी, जो हम देखते हैं अपनी अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर, एक्सेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, यानी लैंड फॉर्म्स जो हैं ये कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं। कॉन्टिनेंट्स हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था क्लास 6 की एनसीईआरटीज में। और ओशन फ्लोर्स यानी बेसिकली जो ओशन का सी बेड है, बिल्कुल निचला स्तर, आप जमीन बिल्कुल पानी के अंदर तक बिल्कुल एंड में जाओगे तो आपको वहां पर भी जो है वो एक समतल एरिया दिखाई देगा, जमीन के नीचे भी आपको एक ऐसी जगह दिखाई देगी जहां पे आपको जमीन दिख जाएगी, तो वो आपका ओशन फ्लोर कहा जाता है।
लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर जो है वो बेसिकली एक जगह है जहां पर आपको जंगल में घास वगैरह ग्रासलैंड एरिया देखने को मिल जाएगा, जहां पर जानवर चढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के लिए आपको जमीन देखने को मिल जाएगी, और वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा। जमीनों पर ह्यूमन अपना सेटलमेंट करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, हाउसेस बना लेते हैं, तो वो सब जमीन पर बनता है, तो वो पूरा सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। रिच सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ भी है, बहुत से आपको खनिज मिलेंगे, ये सोना आपको मिलना, ये लिथियम्स मिलना आपका, ठीक है। भंडार हमें बहुत मिलेंगे, कोयले का भंडार हमें देखने को मिलता है, जो खुदाई चलती रहती हैं, ठीक है। तो हमें बहुत से मिनरल्स का भी वेल्थ है जमीन के अंदर, ठीक है। डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर ये हाइड्रोस्फीयर है, तो सारा चीज़ें जो है वो पानी से जुड़ी हुई हैं। लिथोस्फीयर जो ज़मीनी हिस्सा दिखा रहे हैं, जो क्रस्ट की बात कर रहे हैं, सॉलिड क्रस्ट, और टॉप लेयर जो है वो ऑफ द अर्थ की। इधर एटमॉस्फेयर को दिखाया गया है, यानी कि जो भी हवा में है सारी चीज़ें एयर से जुड़ी हुई हैं, सारी एटमॉस से, वो सारी एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी। और इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन को मिली हुई एक जगह को कहा जाएगा बायोस्फीयर, यानी कि बायो का मतलब होता है लाइफ, तो वो बायोस्फीयर से जुड़ जाएगी। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि द डोमेन ऑफ वाटर का जो डोमेन है उसको रेफर करा गया है हाइड्रोस्फीयर, कंप्राइज करता है वेरियस सोर्स ऑफ वाटर्स के साथ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि रिवर है, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। ये सब हाइड्रोस्फीयर के डोमेन बताए गए हैं, और ये बहुत ही एसेंशियल हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए होगा, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए होता है पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, अपने रोजमर्रा के काम को करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर जो है वो एक थिन लेयर है, हवा की बहुत पतली लेयर है, जो अर्थ के चारों तरफ सराउंड करे हुए, अर्थ को घेरे हुए है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ द अर्थ होल्ड्स एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एटमॉस्फेयर को जो है वो पकड़े हुए है, और प्रोटेक्ट करता है हमको हार्मफुल रेज से, एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। सन की जो एकदम तपतपाती हुई जो रेज आती हैं अर्थ पर, उससे हमको बचा के रखता है क्या, ये हमारा एटमॉस्फेयर। यहाँ पे कुछ ये एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, इनको आप जरूर करिएगा, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं, आपको करने में मजा आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, इसमें कई सारी गैसेज होती हैं, डस्ट होते हैं, धूल के कण होते हैं, और वाटर वेपर्स भी इसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं। जब चेंजेस एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होता है वो चेंज कर देता है वेदर और क्लाइमेट को भी, यानी कि जो मौसम जलवायु है और जो मौसम है इनमें भी चेंजेस आता है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर बदल गया, यानी एक तरीके से कहा जाए कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही गर्मी रह गई, तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल जलवायु एकदम बिल्कुल गर्म सी हो जाएगी, ठीक है। पूरा एनवायरनमेंट बदल जाएगा, ये बारिशें नहीं होंगी, जो ये हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, ये हवाएं नहीं चलेंगी, बल्कि लू चलेगी, और गर्मा गर्म लू चलेगी, जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगर हमारे पास ये एटमॉस्फेयर ये ना हो, और ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एटमॉस्फेयर हमें मिला हुआ है वो अगर हट जाए, तो यूं समझ लीजिए कि सन की जितनी भी रेज हैं, गर्मा गर्म अल्ट्रावायलेट रेज भी जो हैं वो आएंगी और हमको बर्बाद कर देंगी, एकदम तपतपाती गर्मी हमें दे देंगी, जिससे हमें स्किन डिजीजेस भी होने के चांसेस हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं कि बायोस्फीयर के बारे में कि प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके जो है वो बायोस्फीयर बनाते हैं और द लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग रहते हैं, जीवित दुनिया बनाते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। काफी नैरो जोन है ऑफ द अर्थ का, जहां पर लैंड, एयर, वाटर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अगर ये तीनों ना हो तो लाइफ का सपोर्ट नहीं होगा। जमीन चाहिए रहने के लिए, घर बनाने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए, और हवा चाहिए हमें सांस लेने के लिए। इन सब चीज़ों के अलावा अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ जो है वो अगर हमें नहीं मिल पाती, तो हमारा सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? भाई इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को समझने से पहले इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है, इसको देख लेते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो एक सिस्टम है जो कि बनाया हुआ है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन से एक दूसरे के साथ, with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। यानी इकोसिस्टम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से जो फैक्टर्स एनवायरनमेंट में हैं उन सब का भी अपने आप में एक इंटरेक्शन है। जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर हमारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी जो हैं वो सब भी इसमें कोलैबोरेट होते हैं एक सिस्टम को बनाने के लिए, और यहाँ पर जो होती है वो एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर होता है,
तो इन सब को पूरे कॉम्बिनेशन को मिला के जो हमारा बनता है एक इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो समझाने की बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि एनसीसी का कैंप है जिसमें रवि की क्लास अटेंड कर रही है और रवि भी उसे अटेंड कर रहा है। तो वहां पर जैसी कहती है कि कितना हैवी डाउनपोर है। डाउनपोर का मतलब होता है एक सडन और एक हैवी रेनफॉल। रेनफॉल नहीं कहेंगे बल्कि एक हैवी और एक सडन फॉल। पानी का हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जैसे कि तरीके से झरना बहता है ना, बहुत मूसलाधार जिसे कहा जाता है हिंदी में। अगर हम एग्जैक्ट टर्म का करें इस्तेमाल तो डाउनपोर का मतलब है मूसलाधार। तो कितना मूसलाधार, हैवी मूसलाधार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी में जैसी कह रही है उसको देखकर कि कितना हैवी डाउनपोर है और इसने मुझे जो है वो मेरे होम केरला की याद दिला दी। आना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने जो है वो झरने बहते ही रहते हैं, पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स, यानी कि बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। ओवर द ग्रीन फील्ड्स के ऊपर, उन हरी हरी फील्ड्स के ऊपर, और जो कोकोनट प्लांटेशंस हैं वो सब आपको केरला में दिखता है। आपको केरला में कोस्टल एरियाज में आप देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको कोकोनट की प्लांटेशंस देखने को मिलेंगी। हरा भरी एक एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा और सदर्न पार्ट में आपको बहुत से झरने देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये बात कर दी जैसी ने। अगली बात कर रहे हैं कि भाई हीरा एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि जैसलमेर से बिलोंग करता है, राजस्थान से। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो भाई बारिश ही नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ वहां पर देखने को क्या मिलता है, कीकर और सैंड। कीकर मतलब एक तरीके से कटीली झाड़ी जो होती है, बबूल टाइप जिसे कहते हैं, बबूल कांटेदार आपको झाड़ियां देखने को मिल जाएंगी और मिट्टी देखने को मिलेगी। भाई हमारे तो देखने को मिलती नहीं वहां पे बारिश। ठीक है, जहां तक भी हमारी नजर दौड़ेगी वहां पे हमें रेत और कटीली झाड़ियां देखने को मिलेंगी। लेकिन रवि कह रहा है कि भाई हमें वहां पे ऊंट देखने को जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पर हीरा कहते हैं कि वहां पर कैमल्स ही नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप विजिट करोगे डेजर्ट एरिया को तो वहां पे आपको सांप मिलेंगे देखने को, छिपकलियां मिलेंगी देखने को और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर रवि सोचता है कि वाई डू द एनिमल द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वही सोचता है कि जो जानवर हैं, जो पूरा एक वेजिटेशन है, कहीं पर हरी भरी है, कहीं पर सूखा सूखा मामला है सारा का सारा ये, और जगह जगह पे जो लोग हैं वो वेरी क्यों कर जाते हैं प्लेस टू प्लेस, यानी डिफरेंट क्यों जाते हैं कि कहीं और। जैसे कि केरला में हरियाली है, वहाँ के लोगों के लिए एनवायरनमेंट जो है वो एक अलग एनवायरनमेंट है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में जो एनवायरनमेंट अलग है, बड़ा गर्म एनवायरनमेंट है, सूखा सूखा एनवायरनमेंट है, कटीली झाड़ियाँ हैं, बारिश के कोई आसार नजर नहीं आते। तो ऐसा क्यों होता है? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं? टीचर ने कहा बिल्कुल हाँ, बहुत रिलेट करते हैं एक दूसरे से आपस में। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सारे जो प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी आसपास के सराउंडिंग से पर ही डिपेंड होते हैं। अक्सर दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इसके अलावा वो दूसरी चीजों पर भी डिपेंडेंट होते हैं। आसपास की चीजों से इंडिपेंडेंट तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से भी आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की जरूरत भी उनको महसूस होती है। ये रिलेशन बिटवीन द लिविंग, मतलब जो रिलेशन है इंटरडिपेंडेंट होने का जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस में जो एक रिलेशन है और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनकी सराउंडिंग्स के साथ में जो एक रिलेशन है वो पूरा एक इकोसिस्टम को क्रिएट करता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, एक बड़े से लार्ज रेन फॉरेस्ट का एक पूरा एक इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे कि अमेजन। ग्रासलैंड्स की हम बात करें तो हमें बहुत सी ग्रासलैंड देखने को मिलेंगी। आप जब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत से ग्रासलैंड एरियाज मिलेंगे देखने को, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के, नॉर्थ अमेरिका के, हमें और बहुत से ग्रासलैंड एरिया देखने को मिलेंगे। डेजर्ट के बारे में बात करेंगे तो हम अफ्रीका का सहारा डेजर्ट देखेंगे, इंडिया का थार डेजर्ट देखेंगे। माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे तो माउंटेन्स भी जो है हमारे, जैसे कि नेपाल में हमारा ये सागर माथा, और नेपाल में हमारा जो है माउंट एवरेस्ट है आपका, ये इसी रेंजेस में जो जाती हैं आपकी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारे रेंजेस जा रही हैं हिमालयस की, जो रेंजेस हैं हिमाद्री की, और जो रेंजेस हमारी शिवालिक रेंजेस हैं, इन सब में हमें बहुत से ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। हमें लेक्स मिलेंगे, छोटी छोटी जो है वो झरने मिलेंगे देखने को, रिवर्स, ओशियन और इवन स्मॉल पॉन्ड भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सब जो है इन सब में आपस में अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्ले फॉर्म एन इकोसिस्टम? तो यहाँ पर ये सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि भाई रवि और उसके फ्रेंड उस प्ले ग्राउंड में जो कि स्कूल के उसके पास में था, वहां पर भी जो है वो
खेलते थे क्या वहां पर भी कोई इकोसिस्टम फॉर्म होता है? बेशक होता है इकोसिस्टम फॉर्म वहां पर भी, क्योंकि मैरी गोल्ड है, बटरफ्लाइज हैं, तो यहाँ पर भी एक इकोसिस्टम क्रिएट हो ही रहा है किसी न किसी तरीके से। अब हमने पढ़ लिया था नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट को जल्दी से। अच्छा, इसको देखने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि 5 जून को हर साल हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक टर्म आएगा बार्टर सिस्टम का, इसको पढ़ लेते हैं कि बार्टर सिस्टम जो है वो एक ट्रेडिंग का एक सिस्टम है जिसमें गुड्स को जो है वो एक्सचेंज करा जाता है विदाउट द यूज ऑफ द मनी। यानी इसमें जो है वो पैसे से हम चीजें नहीं खरीदते, इसमें सामान से ही सामान खरीदते हैं। गेहूं के बदले चावल ले लिया, ठीक है, चावल के बदले आपने गुड़ ले लिया, किसी चीज के लिए आपको जो जरूरत है आपने वो लिया और जिसको जरूरत है आपने उसको वो सामान दे दिया। तो ये बार्टर सिस्टम होता है। इसमें मनी के थ्रू कुछ नहीं परचेज करी जाती, ठीक है। ये टर्म अभी आएगी इसलिए इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब बात कर लेते हैं भाई ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ और उसको मॉडिफाई कर लेता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर लेता है। जो पहले ह्यूमंस गुजरे हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था नेचुरल सराउंडिंग्स में, यानी उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमंस गुजरे थे उन्होंने नेचुरल जो सराउंडिंग्स थी अपने आसपास के उन्हीं में अपने आप को ढाल लिया था और बहुत ही सिंपल और एक फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट लाइफ उन्होंने अपनी सेटल करी थी अपने अराउंड में। यानी बहुत ही साधारण जीवन था जो उन्हें वहां से उनकी नेचुरल सराउंडिंग से, नेचुरल एरिया अराउंड से, नेचर से उनको मिल रहा था, उसी से अपनी वो ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा एंड बिकेम मोर वेरीड, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा नई नई चीज़ें निकल कर आई सामने, ह्यूमंस ने जो था वो नए तरीके अपनाए और चेंज करा एनवायरनमेंट को। उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ की तरफ वो आगे बढ़ने लगे। यानी एक जगह पर वो सेटल हो गए, उसी जगह पर अपना गुजारा बसारा करने लगे। हिस्ट्री में जहाँ पे पढ़ा था कि भाई नर्मदा रिवर के आसपास के इलाके में लोग सेटल होना शुरू कर थे, हिस्ट्री में हमने इस बात को पढ़ा था। पहिए का आविष्कार हुआ, सरप्लस फूड प्रोड्यूस होने लगे, बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ठीक है, जिसके बारे में मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा। ट्रेड स्टार्ट हुए धीरे धीरे और कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्स डेवलप हुई यानी कि ट्रेडिंग डेवलप हुई, खरीद फरोख्त चीज़ों की होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा टाइम बढ़ते बढ़ते, जिसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन जो हो गई वो काफ़ी तेज़ हो गई क्योंकि पहिए का आविष्कार हुआ, तो उसी पहिए के आविष्कार की वजह से जो है वो आगे कार्ट्स बनने लगी, गाड़ियाँ बनने लगी, ठेलियाँ बनने लगी। जानवरों का इस्तेमाल हुआ तो बुलक कार्ट बन गई, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे और बढ़ने लगा। इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन फैला और कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी आसान हो गया और ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया। अब हम कम्युनिकेशन कहीं से भी कहीं से कर लेते हैं, घर में बैठे, गांव देहात में बैठे, फ़ोन नंबर लगाया और बात कर ली अपने सीधे। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में कोई बैठा हुआ इंसान हमारा, कोई अजीज रिलेटिव बैठा है, हमने उससे सीधे बात कर ली, ठीक है। कंप्यूटर पे हमने वीडियो कॉलिंग करी और जो है वो हमने अमेरिका लंदन में वीडियो कॉल कर ली, तो हम फ़ोन से कर लेते हैं। इवन मैं तो बात एक नॉर्मल कह रहा हूँ, लेकिन आज तो अच्छा खासा एक टेक्नोलॉजी का एक हमारा अच्छा खासा मीडियम है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी करते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? तो कभी आपने ये सोचा है कि गर्मियों में हम जूसी वाटरमेलन क्यों खाते हैं और गर्म में हम भुने हुए पीनट क्यों खाते हैं? ये कभी आपने सोचा? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये इसलिए क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। इंसान को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त भी नहीं हो सकती, ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती इसलिए वो ठंडा ठंडा वाटरमेलन का जूस पीता है, गन्ने का जूस पीता है, ठंडा पानी पीता है। ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं हो सकती इसलिए वो गर्म चीज़ों को खाता है, जैसे कि गजक हम लोग खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, ठीक है, हम मूंगफली खाते हैं, हम गर्मा गर्म चीज़ खाते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को वार्म कर सकें। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि परफेक्ट बैलेंस बनना ज़रूरी होता है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमंस को जो है वो सीखना चाहिए कैसे जिया जाता है और कैसे अपने एनवायरनमेंट को हारमोनियस वे में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन मॉडिफाई में हम अपनी संतुष्टि के लिए एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये तरीका सीखना पड़ेगा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हम उसको यूज़ करें हारमोनियस वे में, ठीक है।
चैप्टर कंक्लूड होता है और चैप्टर कंक्लूड होने में ही एक बच्चा अपनी बात को रखता है और वो कहती है, एक लड़की है जो कि मिजोरम से बिलोंग करती है जिसका नाम है नूरी, रवि से ऑफन क्लास में बात करती हुई कहती है कि उसके भी जो है वो मिजोरम में लश ग्रीन सराउंडिंग्स हैं उसके आसपास और उसके इलाके में। रवि क्योंकि उदास था अपने खोए हुए प्लेग्राउंड को देखते हुए, नूरी ने उसे इनवाइट करा कि आने वाली जो वेकेशंस होंगी उसमें तुम मेरे होम स्टेट में आना और वहाँ के सराउंडिंग लश ग्रीन एनवायरनमेंट को जो है वो देखना। रवीज के जो टीचर हैं उन्होंने पूछा स्टूडेंट से कि वो लैंडस्केप को ड्रॉ करें, घर बनाएं और एक्टिविटीज करें ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज में उन्होंने जो भी एक्टिविटीज करी हैं जहां जहां वो जगह पे गए हैं विजिट करने, और उन्हीं को देखते हुए जो है वो लैंडस्केप ड्रॉ करें। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। कुछ यहाँ पर एक बात कही गई है, इसको हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर एक्सरसाइजेस की बात करी गई है कि एल्डरली अपने पर्सन कोई भी आपके नेबरहुड में हो उससे इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें कि उसके आस पड़ोस में जो ट्रीज हैं जब वो उस एज के थे, छोटी एज के थे, तो उनको ऑब्जर्व उन्होंने किया होगा, कौन कौन से इंडोर गेम खेले होंगे, उनका फेवरेट फ्रूट क्या होगा उनकी छोटी बचपन की एज में, किस तरीके से जो वो अपने आप को कंफर्टेबल रखते होंगे हॉट समर में और कोल्ड विंटर्स में। इसके आंसर्स आप लोग लिखिए और उनको डिस्प्ले करिए बुलेटिन बोर्ड पर। ठीक है, अब चैप्टर हमारा हो गया यहाँ पर खत्म, और ये हैं कुछ एक्सरसाइजेस जिनको आपको करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके कंसेप्ट इसके थ्रू और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ अपने ज्योग्राफी के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।